विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पद्मा मीना। आज के व्याख्यान में मैं आपको बीए पार्ट तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अर्थात पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उसमें मैंने आपको पिछले व्याख्यान में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए और मिल किस तरह का विचारक था, इस पर मेरा व्याख्यान आधारित था। आज के व्याख्यान में मैं आपको मिल ने प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा को किस रूप में परिभाषित किया और मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन क्या है, प्रतिनिधि शासन की आवश्यकता क्यों है और मिल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और मतदान के लिए मिल ने कौन कौन सी योग्यताएं मतदाताओं के लिए अनिवार्य बताई, सार्वजनिक खुला मतदान क्या है, इस पर आज का मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा। तो विद्यार्थियों, मिल ने सबसे पहले प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की और प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार उसने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी और प्रतिनिधि शासन में लोकतंत्र को वे संदेह की दृष्टि से देखता है, लेकिन फिर भी वे कैसा विचारक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में मिल को सबसे महान लेखक माना जाता है। मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्यों कहा है? क्योंकि मिल ये मानता है कि मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? स्वार्थ है। इसीलिए किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा और किसी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। और मिल के अनुसार व्यक्तियों की बुद्धि और चरित्र का विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए मिल का विश्वास था कि लोकतंत्र ही वह शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है और व्यक्तियों का कल्याण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। अर्थात वो ये मानता था कि सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो और ऐसा शासन न तो राजतंत्र हो सकता है न कुलीन तंत्र हो सकता है, वह केवल लोकतंत्र ही हो सकता है। इसलिए मिल ने कहा कि आदर्श की दृष्टि से वही शासन सर्वोत्तम है जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में केंद्रित हो। इस तरह से मिल लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि मिल ने प्रतिनिधि शासन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि मिल के अनुसार लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मानवीय विकृतियों के कारण, दुर्बलताओं के कारण लोकतंत्र शासन प्रणाली अनेक दुर्बलताओं के कमजोरियों का शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभर कर हमारे सामने आती है और इसलिए लोकतंत्र की इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। इसलिए मिल ने माना कि मनुष्य द्वारा बनाई गई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को किस तरह सच्चा बनाया जाए। मिल ये मानता था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा हो गया है और जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही लोकतंत्र कायम रह सकता है। इसलिए लोकतंत्र पर उसने प्रतिनिधि शासन नामक एक किताब लिखी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है। और मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। तो मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 प्रमुख तत्व हैं: संपूर्ण अधिकांश लोगों का सहयोग, संपूर्ण अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति तथा प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। इसी तरह मिल ने प्रतिनिधि सभा के संगठन और कार्य भी बताए कि प्रतिनिधि सभा 2 सदनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को कम करने के लिए अत्यावश्यक है और दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का मिल ने भिन्न आधार रखना चाहा। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन है तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञ और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हो।
इससे मिल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो। जहाँ तक हो सके राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्तियों के विचारों का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। और मिल ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन पर नियंत्रण और निरीक्षण मात्र है और कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करने चाहिए। इसी तरह से मिल ने निर्वाचन पद्धति में सुधार के लिए पर्याप्त सुझाव दिए और प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा ही होता है। इसलिए मिल ने निर्वाचन पद्धति में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए, जैसे कि मिल ने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनानी चाहिए, क्योंकि मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था, क्योंकि बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती थी। इसलिए जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने और अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। इससे मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशतावाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाए। एक सदस्य निर्वाचन के क्षेत्र के स्थान पर बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराया जाए। इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी के अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ ये होता है कि छोटे दलों को भी तथा अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थानों में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, अपनी बात कह सकता है और बहुमत की निरंकुशता इस तरह से उसका गला नहीं घोट सकती। जब प्रतिनिधि संस्थाओं को भी समुचित स्थान मिलेगा तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। इसी तरह से मिल ने मतदाता के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताएं भी आवश्यक मानी और मिल ये मानता था कि लोकतंत्र की यह कमजोरी है कि इसमें विधायिका के अधिकार निर्वाचित सदस्य अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं, राष्ट्रीय समस्याओं से बिल्कुल अनजान होते हैं। इसलिए वो मानता था कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता कैसे उनसे शिक्षित हो, बुद्धिमान हो और राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जागरूक हो। इसलिए मिल ने निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने का समर्थन नहीं किया। केवल वो मानता था कि केवल वयस्क या बड़े हो जाने से कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। पढ़ना लिखना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से मिल ने शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त संपत्ति की योग्यता को भी मतदान के लिए आवश्यक माना। उसका मानना था कि जिसके पास संपत्ति होती है वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है जिनके पास संपत्ति का अभाव होता है। इसलिए वह भी मानता है कि जिनके पास संपत्ति होती है और जो कर अदा करते हैं वो निर्धनों को और कर न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मितव्ययिता के साथ कर सकते हैं। इसलिए मिल ने संपत्ति रखने वाले को तथा कर देने वाले व्यक्तियों तक को ही वोट का अधिकार प्रदान करने पर बल दिया। इसी तरह से मिल ने सार्वजनिक और खुला मतदान के बारे में अपने विचार रखे, क्योंकि जेम्स मिल और बेंथम जैसे विचारक ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का समर्थक था। उसका मत था कि मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण विवेक और समझ के साथ करना चाहिए और बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में गोपनीयता अवांछनीय है। मिल की दृष्टि से मिल ये मानता था कि गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से धोखा दे सकता है और अपने वचन का पालन न करके चुपचाप अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके पक्ष में मतदान कर सकता है। वस्तुतः इस प्रणाली में भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अनैतिक आचरण जैसे कृत्यों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे मिल ने गुप्त मतदान प्रणाली का हमेशा विरोध किया। बहुल मतदान, इसी तरह से मिल ये मानता था कि शिक्षित और अशिक्षित, निर्धन और धनी, सामान्य और विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। कौन सी शासन प्रणाली? लोकतंत्र में। इसीलिए लोकतंत्र को मैं ये एक बहुत बड़ी बुराई मानता था। इसलिए वो मानता था कि ऐसा शासन स्थापित करना होगा जो कम शिक्षित लोगों का तथा हद से कम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है और संख्या के आधार पर मत के अधिकार को लोकतंत्र का बहुत बड़ा दोष मानता था।
इसलिए उसने संख्या के आधार पर मतदान के अधिकार को झूठा लोकतंत्र कहा था, जबकि सच्चे लोकतंत्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मतदान का अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में जो शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको अधिक संख्या में बहुल मतदान में मत का अधिकार मिलना चाहिए। मिल ने तो यहाँ तक कहा कि जिसके पास अधिक संपत्ति उसे भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए। और मिल के अनुसार बहुल मत की योजना निर्धन व्यक्तियों के महत्व को भी स्वीकार करती है और ये योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते वे स्वेच्छापूर्वक दी जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दें। इसी तरह से मिल ने जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं माना। उसके अनुसार प्रतिनिधि एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए और इसलिए उस बात का विरोध था कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहें। उसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यवसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाएंगे। तो मिल ने के प्रतिनिधि संबंधी विचारों की आलोचना आलोचकों द्वारा की गई है और आलोचक ये मानते हैं कि मिल ने व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया है और वो मानता है कि व्यवस्थापिका को केवल शासन पर नियंत्रण करना चाहिए, न तो उसको कर लगाना चाहिए, न आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और न ही विधि का निर्माण करना चाहिए। इससे वह कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार नहीं अपितु अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। और मिल ने मतदाता की योग्यता के जो मापदंड प्रस्तुत किया है, यदि उसे लागू किया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या गौण हो जाएगी। और उसने प्रतिनिधि शासन में ऐसा मानता कि गीत गाते हुए कहा कि धनी व्यक्तियों को अनेक मत का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह वो शिक्षितों को मूर्ख की अपेक्षा अधिक मतदान का अधिकारी बनाता है। लेकिन वो इस समय यह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार क्या है, समानता, और उसी पर वो कुठाराघात करता है। अतः आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए मिल ने लोकतंत्र के सुधार के लिए जो सुझाव पेश किए हैं उनसे ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त या अनुच्छक प्रजातांत्रिक है। धन्यवाद।